सर क्या कहेंगे जो कल हुकूमत की जानब से 2 ऑर्डिनेंसेस आए हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से, क्या स्टांस है खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट का? हमारा पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड होगा। सिंध गवर्नमेंट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेती है और हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर आया हुआ है क्योंकि ये चीज़ें, ये बातें नहीं है। ये जब 2017 में ये नया इलेक्शन लॉ बना था उस वक्त भी बात हो रही थी, उस वक्त भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात हुई थी और सारे पार्टीज़ ने और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 3 मेजर पार्टीज़ थी। उन सब ने ये फैसला किया था कि हमारे जो लेवल ऑफ या स्ट्रेंथ ऑफ इंस्टीट्यूशन के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शायद मुनासिब ना हो। अभी भी ये ऑर्डिनेंस ले आने से तो कोई हल नहीं। ऑर्डिनेंस की ज़िंदगी 4 महीने होती है, यहाँ तो क्या शायद 4 महीने में इलेक्शन अगर हो जाए तो और बात है, अदरवाइज़ तो मेरा नहीं ख्याल है कि नेशनल असेंबली इसको इस तरीके से या सेनेट इस तरीके से पास करेगी। और इस इलेक्शन के इस्लाहात की, उनमें इलेक्शन प्रोसेस में इस्लाहात की बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन वो हर एक की मर्ज़ी से, बाहमी मुशावरत से और एक कंसेंसस से ही हो सकेगी। ऐसे वन वे ऑर्डिनेंस लागू करने से सिर्फ ये ऑप्टिक्स या फेस सेविंग या लोगों को बताने के लिए तो हो सकती है, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा शाह साहब ये बताएं कि पाकिस्तानी वेंटिलेटर बना तो पीटीआई की अपनी एक वजीर शिबली फराज ने उसको मानने से इनकार कर दिया, तो ये अभी जो नया एक इलेक्शन का प्रोसेस बना रहे हैं, क्या समझते हैं इसको सारी जमातें मानेंगी जबकि एक वेंटिलेटर बनाया गया, अपनी जमात उन्होंने मुस्तरद कर दी? यार वो पीटीआई की तो अगर आप बातें करेंगे मुझे हैरत होगी, हैरत हो रही है। रोज़ एक नया आ जाता है। वज़ीर साहब जो चांद देखते थे, उसके बाद जो अगले वज़ीर साहब हैं उनका मेरा ये काम ही नहीं है चांद देखना। आपको ये भी बात याद है वेंटिलेटर्स की, आपको पता है अब उन्होंने मीटर शीटर भी निकाल दिया एक नया, जो मीटर गेज कर लेता है कि एसओपीज़ कितनी फॉलो हो रही है। मतलब मुझे नहीं पता कि वो एक बटन दबाते हैं और फिगर आ जाती है उनके पास, ये 50% या 80% फॉलो हो रही है। ग्राउंड पे जब मैंने एनसीसी में, बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं पिछली हियरिंग में इधर आया था, यहाँ से 2 हफ्ते जो पहले हियरिंग थी, उसी दिन एनसीसी की मीटिंग थी और उस एनसीसी की मीटिंग में मैंने कहा था कि हमें अल्लाह करे, मैं तो दुआ मांगता हूँ कि जो मैं भी गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब चीज़ सही कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो गलतियों से हमें हम वो ना करें और बाज आएँ। उसी तरीके से मैं फेडरल गवर्नमेंट को कहता हूँ, बाकी सूबों को कहता हूँ। मैं जब पिछली बार इधर आए तो उसके बाद हमने फैसला किया, हमने सबसे पहले फैसला किया कि हम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। मैंने कोशिश की बाकी चीफ मिनिस्टर से बात करने की, मेरी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई और उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छा कि हमने 4 दिन का टाइम दिया कि आप सबको बता दें कि जी हम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक वफाकी वजीर को मैंने सुना अपने गुनाहगार खानों से, मैं कहूँगा कि वो कह रहे थे कि यार आप कैसे बंद कर रहे हैं, ये तो मौसम है ईद का, जब सारे लोग, जब मैं लाहौर में 30% के करीब इन्फेक्शन पॉजिटिविटी रेट था कि सारे लोग आसपास से लाहौर शहर आते हैं और ख़रीदारी करते हैं, आप उनको कैसे रोक सकते हैं? मतलब ये माइंडसेट। एक और वजीर साहब थे, उन्होंने जब फैसला हुआ कि जी एनसीसी में, हमने तो कहा कि आज से ही आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें, आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट करें कि एक एरिया से दूसरे एरिया में आ जाए, बाकी आप भले दुकान खुली रखें, टाइमिंग रिस्ट्रिक्ट करें ताकि कम हो। तो एक वजीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी आवाम को बताना चाहता हूँ कि रमज़ान के आखिरी 10 दिन हम शायद सारा बंद कर दें, तो जिसने शॉपिंग करनी अभी कर लें। अब इन लोगों के साथ कोविड का अल्लाह ताला ही है और बिल्कुल अल्लाह ताला से मदद की हम सब दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ताला मदद करे, कि अल्लाह करे कि हमारे यहाँ वो सिचुएशन ना हो जो कि बाकी कुछ ममालिक में हो गई। इसलिए कि मुझे नहीं लगता हमारी सिंध के अंदर हमने किस चीज़ पे फोकस किया इस वक्त भी। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इंतजार क्यों किया जा रहा है, आप लॉकडाउन क्यों नहीं हो रहा? मैं आपने बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि हम इंतज़ार क्यों करें। मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई एक स्टेटमेंट, अगेन क्या क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टेटमेंट जो कह रहा हूँ कि अगर हमने नहीं किया तो हमारी पोजीशन इंडिया जैसी खुदा न खास्ता हो जाएगी।
सेंसिटिविटी इस चीज़ की समझ सकते हैं आप कि एक सबसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ये कहे कि जी ये मास्क पहनो नहीं तो इंडिया जैसी सिचुएशन हो जाएगी। कोई बयान की हर चीज़ के आपने सोचना है कि आप उसी वक्त लोगों को कंट्रोल करें कि वो और उसके साथ साथ आप खुद उस दिन निकले हुए हो, कभी मुल्तान, कभी केपी के, कभी किसी और शहर और कोई इवेंट कर रहे हो, तो क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सिचुएशन आए। लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि कुछ इस तरफ जाने को, फिर मैं अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि वक्त अभी लेट हो गया। 31 मार्च को 2 हफ्ते का कंट्री वाइड लॉकडाउन नहीं, इंटर प्रोविंशियल पैसेंजर ट्रैफिक बैन लगना चाहिए था कम से कम 2 हफ्ते का, और शायद तीसरे हफ्ते तक उसको एक्सटेंड करना पड़ता, उससे इसका फैलाव रुक जाता। ये लोकलाइज रहती और लोकलाइज फिर आप उसको ट्रीट करने में ज़्यादा आसानी है। हमने जब पिछले साल फरवरी में आया था और मार्च में हमने बंद कर दिया था, हमारे उस एक स्टेप की वजह से उस वक्त कराची में पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा थी। एक स्टेप की वजह से सिंध के बाकी अजला में कोरोना का फैलाव नहीं है। हमारे पास कराची में सहूलियात फिर भी बेहतर है, मैं नहीं कह रहा कि सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन बाकी जगह से बेहतर है। अगर यही फैलाव रूरल सिंध में हो जाए तो हमारे लिए बहुत शदीद मुश्किलात हो जाती है। मुझे फिर हैरत हुई, अभी फिर एक बड़े मोतबर वजीर ने कहा कि जी जब सिंध में ये ज़्यादा था या कराची में ये ज़्यादा था, उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब नहीं कहते थे ट्रांसपोर्ट बंद करो। पता नहीं वो कौन सी दुनिया में रहते थे, हमने तो ट्रांसपोर्ट बंद की थी। और उस वक्त हम नहीं चाहते थे कि कराची से ये फैलाव लाहौर तक जाए या पिंडी तक जाए या पेशावर तक जाए या कोयटा तक जाए, हम इधर ही मैनेज करें इसको। और हमने टोटली बंद कर दी थी। हमने तो कहा था हम ट्रेन वगैरह भी नहीं चलने देंगे, हमने फ़्लाइट्स पे पाबंदी लगवाई थी। तो मुझे नहीं पता वो कौन सी दुनिया में रह रहे हैं जो ये बातें करते हैं। तो अब इनको ये अपने इस ख्वाब ख्याल की दुनिया से निकलना चाहिए, रियलिटी में आना चाहिए कि सही स्टेप्स क्या है। साहब आखिरी सवाल शाह साहब ये बता दें, पीपल्स पार्टी का नारा था रोटी कपड़ा और मकान, पीटीआई का नारा था नौकरियों का, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म अभी तक आवाम से कह रहे हैं ना रोटी कपड़ा मकान मिला ना नौकरियाँ मिली। वज़ीर-ए-आज़म अभी तक कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं, तो ईद आ रही है, आवाम घबरा सकती है। देखिए इस पर तो इतनी बातें बन गई हैं, मजाक उड़ गए। मैं कहूँगा मैं तो घबराता हूँ, हम घबरा रहे हैं। मैं तो घबराता हूँ अभी से नहीं। मैं अनफॉर्चुनेटली 16 अगस्त 2018 से घबराना शुरू कर दिया। आप लोग भी बड़ी हिम्मत है अगर आप नहीं घबरा रहे हैं। आप घबरा रहे हैं यार, प्राइम मिनिस्टर की क्यों नहीं सुनते आप? मतलब आप इस कैपिटल में बैठे हुए कैपिटल के सहाफ़ी मुझे कह रहे हैं कि हम घबरा रहे हैं, तो फिर आप तक भी नहीं पहुंच सके तो बाकी मुल्क में कहाँ पहुंचेंगे? थैंक यू।